हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम रोटेशनल मोशन इन वन शॉट करेंगे, जो कि आपका 11th का एक और चैप्टर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने से पहले, ये वन शॉट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। वैसे तो मुझे भी कोई शौक नहीं कि आपका टाइम वेस्ट आज करूं यहाँ पर, क्योंकि आपके एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा हुआ है। इससे पहले हमने ग्रेविटेशन का चैप्टर वन शॉट में क्लियर किया था, जिसमें हमने 50 मिनट्स का 50 मिनट्स में हमने उसका कवर कर दिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और आने वाले जो भी वन शॉट है आपके फिजिक्स के, वो हम इसी चैनल पे अपलोड करेंगे, और आप इसे कनेक्टेड रहिए। और कनेक्ट देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि हम कैसे इस फिजिक्स को कवर करेंगे, जो मैंने फिजिक्स इस ग्रेविटेशन वाली वीडियो में भी बताया था कि पहले हम सारे चैप्टर्स का वन शॉट करेंगे। जो जो छोटे चैप्टर्स होंगे उनको हम दोनों चैप्टर्स को एक एक वीडियो में कवर करेंगे। जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो गया, वो हम इसी में करेंगे। कंप्लीट थर्मोडायनामिक्स वो हम उसी से लेंगे, क्योंकि उतना चैप्टर वो बड़ा नहीं है और आपको भी उतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप इतने सारी वीडियोस देखोगे। पहले तो हम इसको ऐसे कवर करेंगे, फिर हम आपके चार चार चैप्टर्स एक वीडियो में कवर करेंगे, यानी 4 चैप्टर्स इन वन शॉट। फिर दूसरे जो 4 चैप्टर्स होंगे उनको हम वन शॉट में कवर करेंगे। फिर जब को आपको एग्जाम में 2 दिन रहेंगे या 1 दिन रहेगा, उसमें हम पूरी फिजिक्स वन शॉट में कवर करेंगे। खाली मतलब नया नोट्स कोई नहीं आएगा, इन्हीं नोट्स को हम फॉलो करेंगे। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक फिजिक्स का गेस्ट पेपर वाला वीडियो नहीं देखा है, आप जाके वो भी देख लीजिए। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जो कि 11 तक है, उसमें पहले ही नोटिफिकेशन आ जाती है और सारी लिंक्स पहले वही शेयर की जाती है। आप वहां वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और कमेंट में आप जाके देख सकते हो। वो कमेंट भी पिन की गई होगी, जिसमें वो लिंक होगी व्हाट्सएप ग्रुप की। और यहाँ पे मैं आपको एक स्लाइड शेयर करूंगा, यहाँ पे आप देख लीजिए कि इस पे जो भी लिखा होगा आप इसको पढ़ लीजिएगा साथ साथ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आप इसको पॉज करके खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे टाइम इसमें नहीं दूंगा। तो पहले हम इस तरफ चलते हैं कि हम कौन से टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे। इस वाली वीडियो में हम कौन कौन सा टॉपिक इसमें कवर किया जाएगा। और ये वीडियो, इसमें ज्यादा स्लाइड्स नहीं है, कुछ ही स्लाइड्स बचे हुए, मतलब इसमें 10 to 11 स्लाइड्स है। बाकी ये इंट्रो वाली स्लाइड्स है, ज्यादा स्लाइड्स इसमें नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। पहला जो टॉपिक हमने यहाँ पे लिया हुआ है, दैट इज रिजिड बॉडीज। उसके बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन हम डिस्कस करेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम डिस्कस करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले हम डिस्कस करेंगे होता क्या है, उसके बाद हम किस चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे। पहले रॉड का करेंगे, फिर रिंग का करेंगे, फिर हॉलो सिलेंडर का करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे ये सॉरी गलती से लिखा हुआ है, फिर उसके बाद सॉलिड सिलेंडर का करेंगे, उसके बाद हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर का करेंगे, फिर हॉलो कोन का करेंगे। यानी आपके यहाँ पे बन जाते हैं शायद 7 के सम। रॉड 1 हो गया, रिंग 2 हो गए, और हॉलो 3rd वन, एंड सॉलिड सिलेंडर 4th वन, हॉलो स्फीयर 5th वन, एंड सॉलिड स्फीयर 6th वन, एंड हॉलो कोन 7th वन। और 7 केसेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि 7 अलग अलग ये शेप्स का हम अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन शेप्स की। इसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन हम डिस्कस करेंगे कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इस पे आप लिख लीजिए कि इस साल इस पे एक क्वेश्चन होगा, या इसकी मैं आपको इस चैप्टर से इस टॉपिक की गारंटी देता हूं। यानी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है। उसके बाद टॉर्क, टॉर्क हम डिस्कस करेंगे टॉर्क क्या होता है। फिर उसके बाद टॉर्क में जो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है कि कब इक्विलिब्रियम होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम पुल्ली ब्लॉक सिस्टम डिस्कस करेंगे, जिसमें फ्रिक्शन का केस आया होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम एंड रोलिंग, प्योर रोलिंग मोशन। यहाँ पे मैं आपको एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम में अच्छे से डिस्कस करूंगा आपको। उसके बाद जो आपका प्योर रोलिंग मोशन आता है, देखो आपके जो आपकी एनसीईआरटी पहले वाली थी कि आपकी स्टैंडर्ड से पहले, उसमें आपको पूरा पढ़ना होता था कि एक तो रोलिंग मोशन भी पढ़नी होती थी, साथ ही साथ आपको ये भी पढ़ना था कि टॉप लिंक भी आपको पढ़ना था। लेकिन इस साल के आपको जो कुछ सिलेबस डिलीट हुआ है, उसमें आपको खाली
रोलिंग मोशन में पढ़नी है, और उस रोलिंग मोशन में आपको सीधे प्योर रोलिंग मोशन पढ़नी है। तो ये हम डिस्कस करेंगे इसमें, ये जो सारे टॉपिक्स है ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहले टॉपिक की तरफ अगर हम चलेंगे कि जो हमारा है दैट इज रिजिड बॉडीज। तो रिजिड बॉडीज क्या होती है? रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है, अगर हम उस बॉडी में दो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है अगर हम उसमें दो पॉइंट्स जो है कंसिडर करेंगे, फिर अगर हम उस बॉडी को मूव करेंगे तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगी वो चेंज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक वाटर लेंगे, वाटर एक बलून में हम लेंगे, उसमें हम पहले रेस्ट में रखेंगे, उसको हम काम करेंगे, वहां पे दो पॉइंट्स हम लेंगे, वहां पे हम एक डिस्टेंस लेंगे, फिर जब हम उसको मूव कराएंगे तो वो डिस्टेंस चेंज होगी, तो वो रिजिड बॉडी वो वहां पर नहीं रही। तो रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसमें अगर हम दो पार्टिकल लेंगे और उन दो पार्टिकल्स की जो डिस्टेंस होगी वो चेंज नहीं होगी अगर हम उसको रोटेट करवाएंगे। उसके बाद प्योर ट्रांसलेशन मोशन, ये हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे और बाद में लास्ट में भी इसको डिस्कस करेंगे, जो मैंने लास्ट वाला टॉपिक लिया था। प्योर ट्रांसलेशन मोशन क्या होती है? प्योर ट्रांसलेशन मोशन हम इसको भी कहते हैं कि जिसमें हम कहते जो आप अभी तक पढ़ते थे, यानी लीनियर मोशन। यानी आप बॉडी कोई मतलब किसी बॉडी को धक्का दे रहे हो आप, वो सीधे चलती है यानी लीनियरली चलती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। अगर ये एक बॉडी है, इसको हम किसी वेलोसिटी v से चलाएंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें कोई रोटेशन नहीं होगी, ये लीनियरली चलेगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन यानी प्योर ट्रांसलेशन मोशन। इसके बाद प्योर रोटेशनल मोशन क्या होता है? प्योर रोटेशन का मतलब होता है कि अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, फिर अगर हम इस बॉडी को रोटेट करवाएंगे तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहेगी, और जो हर कोई पार्टिकल है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएगा विद द सेंटर ऑफ, जिससे हम इसको मूव कराएंगे। इसको हम बोलते हैं प्योर रोटेशन, यानी जिसमें बॉडी रोटेट हो जाएगी। इसके बाद जो तीसरा केस है यहाँ पर, दैट इज CTAR, कंबाइन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ये भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि जिस एक ही बॉडी में दोनों केस होंगे, यानी ट्रांसलेशन मोशन भी होगी और रोटेशनल मोशन भी होगी। वहां पे हम डिस्कस करेंगे जिसको हम फिर बोलते हैं रोटेशनल मोशन, यानी जिसको हम सिंपली बोलते हैं रोलिंग मोशन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, दैट इज जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको आप अच्छे से यहाँ पे देख लीजिएगा क्योंकि इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइन आपको नहीं करना होगा, जिस आपको इसके पैरामीटर्स दिखाने होंगे, यानी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इसके क्या है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है? एक इमेजिनरी एक्सिस होती है अबाउट विच अ बॉडी इज रोटेटिंग, यानी जब एक बॉडी रोटेट करती है, फिर जिस डायरेक्शन में वो रोटेट करेगी वो हम एक इमेजिनरी एक्सिस लेंगे। यानी अगर हम देखेंगे कि ये एक पार्टिकल है, वेलोसिटी v से जा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी v होगी इसको, यानी जिसको हम ओमेगा बोल रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन किस एक्सिस के अलोंग ये मूव कर रहा है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, यानी उसी उसी इमेजिनरी एक्सिस को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी किस एक्सिस के अलोंग ये एक बॉडी रोटेट करेगी उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये किसी भी तरह की हो सकती है। देखो यहाँ से एक और पार्टिकल है जो ऐसे मूव कर रहा है, और इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहाँ से है, यानी ये ऊपर से नीचे की ओर मूव कर रहा है, इसको हम बोल रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी किस एक्सिस के अलोंग एक बॉडी रोटेट करेगी इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है दैट इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है हमारे पास, इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है। पहला जो है आपका यहाँ पे दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो आप तो पहले लीनियर में आप क्या करते थे, यानी लीनियर मोशन में यहाँ पे उसमें आप डिस्कस करते थे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनर्शिया, फोर्स, मोमेंटम। लेकिन इसमें आप क्या डिस्कस करना है? इसमें आपको एंगुलर लेना है, यानी क्योंकि इसमें रोटेशनल मोशन आ रही है। तो पहले हम रोटेशनल मोशन में इसका क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी, एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगा, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिस्कस करेंगे इसमें, क्योंकि लीनियर में आपको क्या मिलता है? खाली इनर्शिया, और लीनियर में आप फोर्स डिस्कस करते हैं, यहाँ पे आप टॉर्क, यहाँ पे हमें टॉर्क डिस्कस करना है, वहां पे हम मोमेंटम डिस्कस करते हैं, लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम डिस्कस करते हैं, और CTAR यानी कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। इसके बाद यानी CTR का मतलब है कि कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, जिसको हम रोलिंग मोशन बोलते हैं, वो ये हम ये टॉपिक्स हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, जो कि पहली प्रॉपर्टी है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है?
यहाँ पे पहले हम इसकी डेफिनेशन अगर पढ़ेंगे, दैट इज इट गिव्स एन आइडिया अबाउट प्रॉब्लम वी फेसिंग इन रोटेटिंग ए रिजिड बॉडी। पहले मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, आप एक बॉडी इमेजिन करो जो क्या होगी, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मैंने आपको अभी बोला क्या होती है। आप एक रिजिड बॉडी जो है माइंड में एक इमेजिन करो, उसके बाद आपको उसको रोटेट करवाना है। और जो आप पहले तो रेस्ट में होगी, उसको आप रेस्ट में इमेजिन कर लीजिए। अब अगर आपको उसको रोटेट करवाना होगा, तो जब आप उसकी स्टेट चेंज करोगे, यानी पहले वो रेस्ट में थी, अब आप उसको रोटेशन मोशन में लाना है। जब आप उसको रेस्ट से रोटेशन मोशन में लाओगे, जो आपको वहां पे दिक्कत फील होगी, जो आपको वहां पे दिक्कत आएगी, जो आपको वहां पे प्रॉब्लम आएगी, जितनी आपको वहां पे मुश्किलात आएंगी, उसी मुश्किलात को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी जब आप एक बॉडी की स्टेट चेंज करते हो, यानी रेस्ट से मोशन में लाते हो, यहां पे हम रोटेशन मोशन की बात करते करते हैं। तो अगर हम एक बॉडी को, रिजिड बॉडी को रोटेशनल मोशन में लाएंगे, अगर हम एक रिजिड बॉडी को रोटेशनल मोशन लाएंगे, तो जब हम इसकी स्टेट करेंगे, चेंज करेंगे, यानी रेस्ट से मोशन तक, जो हमें उस दौरान प्रॉब्लम फेस होगी, उस प्रॉब्लम को ही हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या कितना कष्ट होगा, कितना मुश्किल होगा इसको घुमाने में, उस कष्ट को ही हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी एक बॉडी को रोटेट करवाने में जितनी हमें फोर्स लगती है, मतलब जितना हमें वहां पे जब हम उस पर टॉर्क अप्लाई करेंगे घुमाने के लिए, तो जब हमें वहां पे जो अपोजिशन आएगी, कि अगर आप एक इमेजिन करोगे, जो गैस सिलेंडर होता है, अगर हम उसको डाउन रखेंगे, तो जब आप उसको वहां पे धक्का दे रहे हो, तो वो पहले तो अगर उसको छोटा सा बच्चा घुमाएगा, तो वो शायद घुमा नहीं पाएगा, क्योंकि उसको वहां पे मुश्किलात आ रही है। तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसके लिए। लेकिन जब आप उसको धक्का देते हो, तो वो आराम से मूव हो जाती है। तो आप क्या करते हो, आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर देते हो। यानी आपका टॉर्क जो है वो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर देता है, तभी वो रोटेट होता है। जब एक छोटा बच्चा उसको रोटेट करवाता है और उसका टॉर्क कम होता है, उसके टॉर्क की वजह से उस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम नहीं हो पाता, तब वो रोटेट नहीं कर पाती। तो जो मुश्किलात हमें आती है चेंज स्टेट चेंज करने में एक रिजिड बॉडी में, उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये बॉडी, यहाँ पे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, अगर हमें अलग अलग पार्टिकल का लेना होगा, हमें इसका डिस्टेंस साथ लेना होगा, तो किसके बराबर होगा, आई इज कॉल्ड एम वन आर वन स्क्वायर। अगर एक बॉडी होगी तो आपको डायरेक्ट लेना है, दैट इज आई इज कॉल्ड एम आर स्क्वायर। लेकिन अगर ऐसी कंटिन्यूअस बॉडी होगी, तो आपको क्या करना होगा, आपको ऐसे ऐसे अलग अलग पार्टिकल का लेना होगा, दैट इज आई इज कॉल्ड एम वन आर वन स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, अप टू जितने भी पार्टिकल्स होंगे। अगर n पार्टिकल्स होंगे तो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज MRN स्क्वायर। यानी यहाँ पे हम समेशन भी ले सकते हैं, दैट इज आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n MI/RI स्क्वायर। यानी एम आर स्क्वायर सिंपली इसकी फॉर्मूला होती है कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए, कि जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, फिर आपको अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, फिर उनको ऐड कर देना, तो आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा बॉडी का या सिस्टम का। इसका यूनिट क्या आ जाएगा आपको, दैट इज केजी मीटर स्क्वायर। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिल जाएगी आपको, दैट इज ML स्क्वायर। और यहाँ पे ये क्या, इसको हम बोलते हैं, ये टेंसर भी है और स्केलर भी है। अगर आपको टेंसर ऑप्शन में होगा तो आप टेंसर लिखेंगे, अगर टेंसर ऑप्शन में नहीं होगा कि ये कौन सी क्वांटिटी है, तो आप वहां पे डायरेक्टली किसके साथ जा सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये आर होता है, आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आर क्या होता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये एक बॉडी है, कंटिन्यूअस बॉडी है, तो ये रोटेट करती है। तो अगर हम ये वाला पॉइंट लेंगे, इसकी डिस्टेंस होगी R1, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी, यानी R जो होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, देखो अगर मैं आपको एक बॉडी दूंगा, एक तो होगा खाली गैस सिलेंडर, उसके बाद होगा भरा हुआ गैस सिलेंडर। तो इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क है कि जो खाली गैस सिलेंडर होगा उसका मास कम होगा, जो भरा हुआ गैस सिलेंडर होगा उसका मास ज्यादा होगा। तो दोनों में कौन सा मुंह करवाना आसान रहेगा हमारे लिए, तो हमारे लिए वही आसान रहेगा जिसका मास कम होगा। तो पहली जो बात हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि
कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है। पहले तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिस्कस डिपेंड करता है कि हम किस एक्सिस के अलोंग इसको मूव करवाते हैं, कि किस अलोंग। अगर हम देखो इस बॉडी के बहुत सारी एक्सिस होंगी, इसको मैं ऐसे भी घुमा सकता हूं। अगर मैं इस एक्सिस को ऐसे ड्रा करूं, ऐसे ऐसे, तो फिर वो ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे यानी ऊपर से नीचे। यहाँ पे ये लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट रोटेट करेगी, जो मैंने यहाँ पे शो की हुई ऑलरेडी। अगर मैं इसको ऐसे एक एक्सिस ड्रा करूंगा तो ये अप डाउन मूव करेगा। तो किसी एक्सिस के अलोंग, या तो इसके अलोंग इसको इजी होगा, या तो इसके अलोंग इजी होगा। मेरे हिसाब इस एक्सिस के अलोंग इसको इजी होगा, जो यहाँ पे गिवन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है कि आप किस एक्सिस के अलोंग इसको मूव करवाते हो। फिर उसके बाद मास डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने अभी बोला कि मास पे डिपेंड करता है कि एक बॉडी का कैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखो अगर ये सारा मास एक ही जगह होता है, यानी एक बोतल की तरह होता है। देखो ये तो कंटिन्यूअस सिस्टम है। अगर एक बोतल या सिलेंडर की तरह होता है तो ये इसको घुमाना आसान होता है, क्योंकि इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन इससे जो अभी है वो मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन कम होता, यानी उतना दूरी पे मास नहीं होता। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, क्योंकि उतना उतना हमें घुमाने में जो है मुश्किलात आएगी, क्योंकि उसी मुश्किलात वर्ड को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे हो, उस पार्टिकल या वो पार्टिकल कितनी दूरी पे जो आप जिसको आप रोटेट करवाते हो, उस पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी दूरी पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से। और मास ऑफ द बॉडी, ये होता है मास डिस्ट्रीब्यूशन, और ये होता है मास ऑफ द बॉडी। यानी मास ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा मास होगा, जो मैंने अभी बोला, उतना जो है उसको रोटेट करवाना मुश्किल होगा। उसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम चलेंगे, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास। पहला जो यहाँ पे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड की बात अगर हम करेंगे यहाँ पे, तो यूनिफॉर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, दैट इज, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि पहली जो एक्सिस होगी वो कहां से पास करेंगी, एक्सिस पासिंग फ्रॉम इट्स एज एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। ये देखो आप, ये एक रॉड यहाँ पे हमने ली हुई है, इसकी लेंथ एल है। तो ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हम यहाँ से यहाँ के अलग मतलब यहाँ से पकड़कर मूव करवा रहे हैं। तो पहले हमने इसको इसके एज पर इसको मूव करवाया, तो इस टाइम जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, दैट इज ml²/3। और सेकंड केस जो है यहाँ पे, दैट इज एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। इस टाइम हम इसको सेंटर से मूव करवाएंगे, इस टाइम इसको हम सेंटर से। आप मुझे ये बताओ, कमेंट्स में बताओ कि क्या ए से मूव करवाना आसान होगा या बी से मूव करवाना आसान होगा। देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 12 है, तो ये क्वांटिटी छोटी बन जाएगी, तो इसके अलांग इसको मूव करवाना आसान होगा। आपको ये माइंड में अभी भी आता होगा कि ऐसा फील आ रहा होगा कि यहाँ से इसको मूव करवाना आसान होगा, मतलब जब आप इसको इस अलांग मूव करवाओगे तो इससे आसान होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिया कि एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। तो इस टाइम आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिल जाएगा, दैट इज ml²/12। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इसके बाद सेकंड केस जो आपका आता है, दैट इज रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। और इसको इसमें क्या होता है, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यहाँ पे आप देख लीजिए, इससे आपको फील आ जाएगा एक्सिस कहां से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर हम यहाँ से एक प्लेन ड्रा करेंगे तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो इस टाइम रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट इज mr²। यहाँ पे डायरेक्टली इसका आता है mr², क्योंकि ये यहाँ पे हम इसका जो है एक, देखो एक पार्टिकल का अगर एक पार्टिकल होगा, सिंपल पार्टिकल होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जो मैंने अभी बोला mr², इसकी फॉर्मूला होती है। तो यहाँ पे अगर हम एक पार्टिकल लेंगे रिंग का, तो अगर इसी पार्टिकल को हम मूव करवाएंगे तो क्या ये एक रिंग बना सकता है। देखो अगर मैं यहाँ पे एक पार्टिकल लूंगा, इसको हम मूव करवाएंगे ऐसे, तो क्या ये एक रिंग का शेप इख्तियार करेगा। तो इसीलिए जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो डायरेक्टली जितना एक पार्टिकल का होता है, ये इसी के बराबर होता है, दैट इज mr²। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा केस आता है, दैट इज सर्कुलर डिस्क या सर्कुलर पैलेट और डिस्क। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से जरूरी मूव करना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास किसको हम बोलते हैं कि ये एक बॉडी का ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम पूरी बॉडी का जो मास है एज्यूम करते हैं कि वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज टू बी कंसंट्रेटेड।
उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से क्या हो रहा है कि एक एक्सिस पास हो रही है सेंटर ऑफ मास से और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो इस टाइम जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज एम आर स्क्वायर बाई टू। इस टाइम आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज एम आर स्क्वायर बाई टू। देखो इसके बाद जो नेक्स्ट केस है दैट इज हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर को अगर हम अगर देखो हॉलो सिलेंडर एक खाली सिलेंडर होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कैसे मतलब फील कैसे दिलाऊं कि कैसे होता है। अगर मैं यहाँ पे रिंग की बात करूं, अगर आप एक रिंग नीचे लोगे, ये वाली रिंग, और एक रिंग ऊपर लोगे, फिर आप इनको कनेक्ट करोगे, तो क्या ये बहुत सारी रिंग्स अगर हम मिलाएंगे, बहुत सारी रिंग्स अगर हम मिलाएंगे तो वो क्या एक हॉलो सिलेंडर बनाएंगे, क्योंकि रिंग भी बीच में खाली होता है, हॉलो सिलेंडर बीच में खाली होता है। तो यहाँ पे हम एक ही रिंग लेंगे, फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे ही रिंग्स लेंगे, तो क्या वो एक हॉलो सिलेंडर बनाएगा? यस ऑब्वियसली ये हॉलो सिलेंडर बनाएगा। तो अगर हम यहाँ पे हॉलो सिलेंडर की बात करेंगे, इसमें क्या होगा, एक्स ऑफ रोटेशन, एक्स इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास अलोंग इट्स लेंथ। तो यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसके रेडियस अगर हम देखेंगे, रेडियस आर है, दैट इज इसका भी सेम एज किसका होगा, रिंग का होगा। जितना रिंग का होगा उतना ही इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट इज आई इज कॉल्ड एम आर स्क्वायर। उसके बाद जो आपका आता है दैट इज सॉलिड सिलेंडर। अगर हम सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे, सॉलिड सिलेंडर पूरा भरा हुआ होगा, क्योंकि ये सॉलिड है, पूरा भरा हुआ होगा अंदर से भी, मतलब अगर आप ये हॉलो है, हॉलो मतलब खाली सिलेंडर है, सॉलिड मतलब भरा हुआ सिलेंडर है। अगर हम बहुत सारी डिस्कस लेंगे, इसको हम एज अ डिस्क ट्रीट करेंगे। अगर हम बहुत सारी डिस्कस एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखेंगे, तो वहां पे एक सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा जो कि सॉलिड होगा। तो जितना एक डिस्क का होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उतना ही सॉलिड सिलेंडर का भी होगा। तो ये इन दोनों को केस को आपको याद रखना इजी रहेगा, क्योंकि जितना एक रिंग का होगा उतना ही हॉलो सिलेंडर का भी होगा, और जितना एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही एक सॉलिड सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो यहाँ पे भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू। यहाँ पे आप देख लीजिए कि डिस्क का कितना है, एम आर स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर का कितना है, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई टू। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम चलेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट केस जो होगा दैट इज हॉलोस्फीयर। हॉलोस्फीयर का आपको याद रखना है दैट, इन पे आपको ये नहीं निकालना होगा कि कैसे निकालते हैं, इन पे क्वेश्चन आ सकता है, मतलब जो ये केस है हॉलो सिलेंडर, इन पे आ सकता है कि हम कैसे निकालते हैं, लेकिन स्फीयर का आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये 3D बॉडी है, तो इसका नहीं आपको आएगा कि कैसे निकालना है। हॉलो स्फीयर का कितना होता है, दैट इज 2/3 mr²। ये इसको आपको याद रख लेना है, और सॉलिड स्फीयर का भी आपको याद रखना है, दैट ये होता है 2/3 mr², और सॉलिड का होता है 2/5 mr²। उसके बाद आपका आता है दैट इज हॉलो कून। हॉलो कून का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हॉलो कून का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज mr²/2। क्योंकि हॉलो कून भी कितने कैसे होता है, देखो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। देखो ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर का मतलब है कि ये कितना होगा, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई आई इज कॉल्ड एम आर स्क्वायर। ये किसका है, हॉलो सिलेंडर का। अगर हम इसका एक यहाँ पे कून ले लेंगे, इसका एक कून ले लेंगे, मतलब इसमें हम कून कट करेंगे, तो आप एक हॉलो सिलेंडर को दो कून में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वहां पे अगर इसका है एम आर स्क्वायर, तो एक कून का कितना बन जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर। यानी अगर एक हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर, तो अगर हम कून हॉलो सिलेंडर का हाफ होता है, तो वहां पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए कि फिर उसके बाद मैं आपको डिस्कस करूंगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर होल मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है पॉइंट की, कहां पे, जहां पे हम पूरा मास जो है सपोज करते हैं कि यहाँ यही पे होगा एक बॉडी का मास, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास, यानी जहां पर हम पूरा मास कंसिडर करते हैं एक बॉडी का, तो उसकी डिस्टेंस जो होगी उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसका मास अगर m होगा, तो इस टाइम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, दैट इज आई इज कॉल्ड एम के स्क्वायर, और के आपका कितना बन जाएगा। देखो क्यों, यहाँ पे आपको सिंपली होता है दैट इज इसका डिस्टेंस कितनी है r, यहाँ पे मैंने बोला था कि आई इज कॉल्ड एम आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम इसकी डिस्टेंस के लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज यहाँ पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा
आई इज कॉल्ड एम के स्क्वायर। और यहाँ पे जो के होगा, वहां पे जो डिस्टेंस होती है ना आर, उसी आर को हम बोलते हैं के, उसी आर को हम बोलते हैं के, और उसी के को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसको हम बोलते हैं वहां पर डिस्टेंस फ्रॉम द, वहां पे हम आर को बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट जो परपेंडिकुलर होती है। और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट वेयर हाउर मास इज टू बी कंसंट्रेटेड। तो वहां पे आर आता है, यहाँ पे के आता है, वहां पे हम आर को डिस्टेंस बोलते हैं, यहाँ पर हम उसी आर को के बोलते हैं, और इसी के को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। यहाँ पे आपका के मिल जाएगा, दैट इज रूट ऑफ आई बाई एम। इसको आप यहाँ से कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम चलेंगे, दैट इज आपका क्या आता है, दैट इज परपेंडिकुलर। ये जो दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यहाँ पे आपको इस पे एक सवाल पूछा जाएगा, इस साल कन्फर्म है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम वो डिस्कस करें, दैट इज टॉपिक्स टू बी डिस्कस, उसी में आपको बताया था मैंने। तो हम पहले इसको, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एनी एक्सिस, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के लिए, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, यानी एक एक्सिस उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन वो एक्सिस क्या होनी चाहिए, वो प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और उसी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, इक्वल टू द सम ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ द बॉडी विच इंटरसेक्ट्स विद द फर्स्ट एक्सिस। तो यहाँ पे इसके कहने का मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस जो परपेंडिकुलर किसके, मतलब अगर हम प्लेन एक लेंगे, या आप एक प्लेन लीजिए, दैट इज आई वाई आई एक्स एंड आई जेड। यहाँ पे हमने एक बॉडी ली, तो यहाँ पे इसका इसकी एक ये बॉडी की एक्सिस है, ये भी बॉडी की एक्सिस है और परपेंडिकुलर है, यानी ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस है किसकी, बॉडी की। लेकिन अब हम प्लेन का एक परपेंडिकुलर ले लेंगे, किसका ले लेंगे, प्लेन का परपेंडिकुलर लेंगे, तो वो ज्यादा आएगा, क्योंकि आई वाई और आई एक्स किसकी एक्सिस है, बॉडी की एक्सिस। फिर अगर हम इन दो के परपेंडिकुलर ले लेंगे, तो वो किसके अलोंग होगी, वो जेड एक्सिस के अलोंग होगी। तो दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस। तो ये किन के लिए एप्लीकेबल होगा, दैट इज विल बी ओनली एप्लीकेबल फॉर प्लेनर बॉडीज एंड 2D बॉडीज, क्योंकि उनको हम बोलते हैं प्लेनर बॉडीज। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल एक लेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक रिंग है, अगर हमें निकालना होगा किसके अलोंग, जेड के अलोंग, तो यहाँ पे इसको हम लेंगे आई एक्स, और यहाँ पे हम लेंगे इसको आई वाई। तो हमें टोटल निकालना किसके अलोंग निकालना है, दैट इज आई जेड के अलोंग। वो तो हमें पता होता है, जब हम परपेंडिकुलर, जब हम मतलब केस हमने निकाला था कि एक्सिस, मतलब एक्सिस जो होती है रोटेशनल एक्सिस, वो कहाँ की ओर होती है, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है। तो ये अलोंग द प्लेन है, क्योंकि अलोंग द डायमीटर है, और ये भी अलोंग द डायमीटर है। तो इसको हम लेंगे आई एक्स और इसको हम लेंगे आई वाई। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो आई जेड होगा। तो आई जेड किसके बराबर आएगा, आई वाई एंड आई एक्स। आई जेड के अलोंग हमें पता हो, क्योंकि वो परपेंडिकुलर अलोंग द परपेंडिकुलर होता है, दैट इज एम आर स्क्वायर। और ये दोनों तो सेम है, क्योंकि यहाँ से भी डायमीटर है, यहाँ से भी डायमीटर है, तो ये दोनों सेम होंगे। हम यहाँ पे लेंगे आई, 2 टाइम्स आई। तो अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस कितना हमें मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे इसका केस है, डिस्क का केस है, डिस्क का केस अगर हम लेंगे परपेंडिकुलर के अलोंग हमें पता होता है, देखो यहाँ पे हम ये लेंगे इसके अलोंग, दैट इज यहाँ पे हम ऐसे भी ले सकते हैं, एक एक्स और एक वाई लेंगे, यानी डायमीटर के अलोंग। फिर हमें इसके परपेंडिकुलर पता है, तो वो तो वाई ऑब्वियसली जेड आएगा, ये हम एक्स लेंगे, दूसरा हम वाई लेंगे, तो जो इनके परपेंडिकुलर होगा वो जेड होगा। तो जेड किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, दैट आई जेड इज आई एक्स प्लस आई वाई। तो आई जेड के अलावा हमें पता है, दैट इज दिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो हमने कल वहां पे हमने देखा रिसेंट स्लाइड में, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2। आई एक्स और आई वाई सेम होगा, क्योंकि अलोंग द डायमीटर है, तो ये 2 टाइम्स आई आएगा। तो अगर हम यहाँ पे आई की वैल्यू निकालेंगे, तो आई का वैल्यू हमें मिल जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम चलेंगे, वो हमारे पास क्या है, सॉरी वो हमारे पास क्या है, दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब क्या है, यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए, पहले डेफिनेशन को हम देखेंगे पहले। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल to the body passing through its center and is equal to the sum of moment of inertia of the body through the center of mass and product of mass of the body to the square of distance between them। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसका मतलब क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी किसके अलोंग, अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू
passing through passing through its center is equal to sum of moment of inertia passing moment of inertia of the body passing through center of mass and product of mass of the body to the square of distance m। यानी किस किस के बराबर वो होगा, देखो किसके बराबर, अगर हम यहाँ पे एक एक्सिस लेंगे यहाँ से दैट इज आई एक्स, मुझे इसके अलोंग इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, इसके अलोंग इस एक्सिस के अलोंग। तो ये एक्सिस क्या होगी, एक तो पहले आप यहाँ पे ये स्ट्रेट में मैट में आपको यहाँ पे फील करवा देता हूँ। ये एक बॉडी है और इस बॉडी की एक एक्सिस है जहां से ये मूव करती है, तो ये इसकी एक्सिस होगी अपनी, वो किसके अलोंग है, दैट इज वो सेंटर ऑफ मास के अलोंग होगी वो एक्सिस। इसके बाद हम एक और एक्सिस लेंगे जो आउटसाइड द बॉडी होगी, यानी ये बॉडी क्या होनी चाहिए, एक तो ये बॉडी इसके पैरेलल होनी चाहिए, एक तो ये बॉडी इसके पैरेलल होनी चाहिए, मतलब किसके पैरेलल, देखो हमें क्या करना है, एक तो ये हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये किसके अलोंग पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास के अलोंग पास कर रही है, बॉडी की अपनी एक्सिस है। फिर हम यहाँ से एक और एक्सिस लेंगे, इस एक्सिस की कंडीशन क्या है, ये एक्सिस इसके पैरेलल होनी चाहिए, किसके पैरेलल, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो रही है। तो इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस बॉडी का वो बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अलोंग जो होगा, और किसके बराबर, प्लस एम डी स्क्वायर, जो इस बॉडी का मास होगा इनटू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस का हमें स्क्वायर लेना है। अगर ये डिस्टेंस डी होगी इन दो एक्सिस के दरमियान, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग होगा दैट इज आई सी एम स्क्वायर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, यानी जो इन दो एक्सिस के दरमियान डिस्टेंस होगी। तो डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके मतलब दूरी पर जो भी हम एक्सिस लेंगे, जो डिस्टेंस इन दो के दरमियान होगी उसका हम डी बोलते हैं। तो ये किस किन के लिए एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल फॉर बोथ 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट्स। वन एक्सिस शुड पास फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, इसके लिए कंडीशन क्या है, क्योंकि एक एक्सिस किसके अलोंग पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास के अलोंग पास होनी चाहिए, क्योंकि फिर हमें उसी के पैरेलल दूसरी एक्सिस लेनी होती है जिसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होता है। The axis should be parallel to एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सिस क्या होनी चाहिए, किसके पैरेलल होनी चाहिए, ये पैरेलल होनी चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसकी, तो ये एक्सिस किसके पैरेलल होनी चाहिए, इसी के पैरेलल होनी चाहिए। यहाँ पे हम डिस्टेंस, यहाँ पे हम पहले किसकी एग्जांपल लेंगे, पहले हम डिस्टेंस की एग्जांपल लेंगे। देखो यहाँ पे एक एक्सिस की खुद होती है दैट इज आईसीएम, तो यहाँ पे हमने इसका कैलकुलेट करके रखा है, तो हमें किसके अलोंग आप निकालना है, अब हमें इसके अलोंग निकालना है, ये कितनी दूरी पर है, ये आर के डिस्टेंस पर है। तो आई टोटल कितना आ जाएगा, आई टोटल आ जाएगा ICM यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड मास ऑफ द बॉडी इनटू द डिस्टेंस जो होगी उसका हमें स्क्वायर लेना है। तो I इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर। आई सेंटर ऑफ मास कितना होगा जो हमने अभी कैलकुलेट किया दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर। तो टोटल कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर कितना आ जाएगा दैट इज 5 एम आर स्क्वायर बाई 4। इसके बाद किसके लिए हम ये अप्लाई करेंगे, ये हम रिंग के लिए अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे, देखो ये हमारे पास एक एक्सिस जो कंडीशन है दैट इज वन एक्सिस शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास, यानी आप देख लीजिए कि सेंटर ऑफ मास के अलोंग एक एक्सिस पास हो रही है और हमने r/2 डिस्टेंस पे एक एक्सिस ली हुई है, इसके अलोंग हमें बोलना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो टोटल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने किसके बराबर होता है, एक तो जो सेंटर ऑफ मास के अलोंग जा रही है एक्सिस उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, और प्लस क्या हमें करना है, इस बॉडी का मास प्लस जो डिस्टेंस पे ये एक्सिस होगी उसका हमें स्क्वायर लेना है दैट इज आई इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर। तो टोटल कितना हमें मिल जाएगा, देखो सेंटर ऑफ मास के अलग हमें पता होता है दैट इज MR स्क्वायर बाई 2 प्लस देखो यहाँ पे हमें लेना है दैट इज M मास ऑफ द बॉडी प्लस जो डिस्टेंस होगी इसका हमें स्क्वायर लेना है दैट इज R स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, वो बन जाएगा R स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा दैट इज MR स्क्वायर बाई 2 प्लस MR स्क्वायर बाई 4। टोटल कितना हमें मिल जाएगा दैट इज 3 MR स्क्वायर बाई 4। ये यहाँ पे आप देख लीजिए। इसके बाद हम थोड़ी क्वेश्चन इस पे करेंगे। तो क्वेश्चन हमने क्या लिए हुए हैं यहाँ पे, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज। देखो एक रिंग, दो रिंग और 3 रिंग, यहाँ पे आपको सारे कंसेप्ट अप्लाई हो जाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी। पहले हम ये वाला केस लेंगे, पहले हम इसका अलग लिखेंगे, फिर अलग इसका लिखेंगे, फिर अलग इसका लिखेंगे। पहले आप देख लीजिए ये और ये रिंग, दोनों रिंग सेम डिस्टेंस पर है तो इन दो के लिए सेम रहेगा। तो हम क्या पहले लिखेंगे, पहले हम 2 लिखेंगे क्योंकि जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा।
तो पहले हम इसका लिखेंगे, दोनों में से किसी का भी लिखेंगे, हमने 2 तो मल्टीप्लाई किया हुआ है बाहर, तो इसका क्या हमें आ जाएगा, पहले तो हमें लिखना होता है कि एक्सिस के अलोंग कितना होगा, जो सेंटर ऑफ मास के अलोंग होती है उसका होता है mr² 2। फिर डिस्टेंस कितनी है, एक तो मास ऑफ द बॉडी दैट इज m, और जो डिस्टेंस है दैट इज r, क्योंकि हमें इस एक्सिस के अलोंग बताना है, इस एक्सिस के अलोंग इन दो के दरमियान डिस्टेंस कितनी है r, तो इसका हमें स्क्वायर लेना है दैट इज mr²। तो टोटल कितना, और प्लस क्या हमें किसका करना है, प्लस हमें इस ICM का करना है दैट इज mr²। तो टोटल कितना बन जाएगा, दैट इज 3mr² प्लस mr²/2, टोटल बन जाएगा आपका 7mr²/2। इसको आपको यहां से ले लेना है। 2 क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 इसलिए मल्टीप्लाई क्योंकि हम दोनों का साथ ले लेते हैं। देखो इनका बन जाएगा, इसका बन जाएगा 2 बाहर रहेगा, और इसका हम ले लेंगे क्योंकि इन दो का सेम रहेगा। इसका रहेगा mr²/2 क्योंकि एक्सिस के अलग mr²/2 होता है। फिर हमें क्या करना है, प्लस क्या करना है होता है, मास ऑफ द बॉडी इनटू डिस्टेंस जो होगी उसका हमें स्क्वायर लेना है। मास ऑफ द बॉडी इज m एंड द डिस्टेंस कितनी रहेगी r, वो रहेगा mr²। प्लस एक तो यहाँ पे एक और रहेगा, तो इसका जो है सिंपली यहाँ से हमें बताना है। तो इसका टोटल कितना बन जाएगा, ये तो एक्सिस के अलोंग ही है, तो इसका टोटल आ जाएगा mr²। तो टोटल कितना हमें मिल जाएगा, 3mr² प्लस mr²/2 इज इक्वल टू 7mr²/2। अब हम सेम केस किसका लेंगे, डिस्क का लेंगे। देखो इस बॉडी जो जिसपे अभी ये आपका हाईलाइटर है, और ये बॉडी जिसपे अब है, यानी जहां पे हमने लिया हुआ है दैट इज 1 एंड 2, क्या इन दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि एक ही एक्सिस के अलोंग है, इन दो बॉडीज का सेम रहेगा। तो हम लेंगे 2 इंटू, तो एक का कितना होता है, एक का होता है mr²/4 एक डिस्क का, तो 2 इंटू mr²/4। फिर ये बॉडी और ये बॉडी, इन दो बॉडीज का भी सेम रहेगा, तो इसको हम बार 2 ले लेंगे। तो क्या करना होगा, पहले हमें बताना है कि सेंटर ऑफ मास के अलावा कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज mr²/4, प्लस हमें लेना होता है कि इस एक्सिस के दूरी पर कितना इसका डिस्टेंस है दैट इज r, उसका हमें स्क्वायर लेना है और मास ऑफ द बॉडी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से 2 से कैंसिलेशन हो जाएगी और इस 2 से यहाँ पर कैंसिलेशन हो जाएगी। टोटल हमें मिल जाएगा mr²/2 प्लस 2 इंटू 5 mr²/4। तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा, ये यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन आप इसको खुद भी कर सकते हैं दैट इज 3mr²। इसके बाद ये आप खुद कर लीजिएगा, देखो क्या करना है, एक तो ये रिंग है और ये रिंग है, इन दो का सेम रहेगा, ये तो मुझे पता है, तो आ जाएगा 2 इंटू mr²/2। फिर किसका आपको ऐड करना है, फिर आपको इस रिंग का ऐड करना है। इस रिंग का आपको कैसे ऐड करना है, पहले आपको इसके अलोंग लिख लेना है दैट इज mr²/2, फिर आपको इस एक्सिस के अलोंग लिख लेना है। वो कैसे आपको लिख लेना है, आपको क्या करना है, पहले आपको मास ऑफ द बॉडी लिखना है, वो आपने लिखा, फिर आपको यहां से यहां तक डिस्टेंस देखनी है, वो कितनी होगी, वो आपको ले ली है दैट इज md²। खाली आपको क्या करना है, आप यहाँ पे क्या करना है, जो जितनी भी आपको डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगी आप कैलकुलेट कर लेना, जितनी भी आपको यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगी वो आप यहाँ से लिखना, डी के बदले आप लिख लेना, तो वो आपको मिल जाएगा दैट इज ट्वाइस mr²/2। लेकिन आप मुझे इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर बता देना कि मैं बताऊं, और उस का नाम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो कमेंट में इसका आंसर बताएगा कि डी कितना आएगा। या तो आपको डी का बोलना है कि इस केस में डी कितना आएगा, या तो आपको डायरेक्टली बोलना है कि आई कितना होगा इसके लिए, यानी केस नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम चलेंगे दैट इज वो आपका आता है दैट इज टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो द रोटेशन इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी इज नोन एज टॉर्क। देखो जो एक बॉडी को रोटेट करवाएगा, रोटेशन मोशन दिलाएगा, रोटेशन दिलाएगा, देखो पहले अगर हम एक बॉडी को धक्का देंगे उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन, वहां पे हमें फोर्स लगता है। उसी फोर्स अगर हम एक बॉडी को रोटेट करवाएंगे तो जो वहां पे फोर्स अप्लाई होगा उसी फोर्स को हम, देखो अगर आप एक बॉडी लोगे, अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे, अगर वो लीनियरली मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं फोर्स। अगर वही बॉडी उस फोर्स की वजह से रोटेट करने लगेगी तो उसी फोर्स को हम उस वक्त नाम बोलते हैं टॉर्क, यानी जिसकी वजह से एक बॉडी में रोटेशन इफेक्ट आएगा उसको हम बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है, द रोटेशन इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी इज नोन एज टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ पे हम देखेंगे अगर ये एक पार्टिकल है, यहाँ पे आप इसको बोलते हैं जो नट होता है, शायद नट या बोल्ट उसको बोलते हैं, जो नट होता है जब हम उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं तो जहां जो ये हमारे पास ये रेंज होगा, इसको हम रेंज ही बोलते हैं, हाँ, जो हमारे पास ये होगा, तो हम क्या करते हैं काम, हम इसको रोटेट करवाते हैं, चाहे तो या तो
एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज, वो तो मुझे बाद में जरूरत लगेगा एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज, पहले ये रोटेट करना चाहिए। तो जब अगर मैं इसको इसके अलाउंग मूव करवाऊंगा तो क्या ये नट यहाँ पे रोटेट करेगा? अगर मैं इस रेंज पे फोर्स अप्लाई करूंगा यहाँ से तो ये रोटेट करवाएगा। तो इस फोर्स को यहाँ पर हम नाम देते हैं टॉर्क, क्योंकि इसको मूव करवाता है इन द डायरेक्शन दैट इज रोटेशनल मोशन, ये इसमें रोटेशनल मोशन पैदा करवाता है। तो यहाँ पे आर क्या है? आर हमारा क्या बन जाएगा? दैट इज आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी आर कहाँ से है? ये देखो यहाँ से मूव हो रहा है ये नट, और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से कहाँ तक? एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब आर कहाँ से डिस्टेंस है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स तक, इसको हम बोलते हैं आर, एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द फोर्स अप्लाइंग पॉइंट। इसका यूनिट सेम आ जाएगा, दैट इज फोर्स का आ जाएगा, दैट इज न्यूटन मीटर, और इसके डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगी ml² t-2। इसकी डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं? दैट इज राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल इसकी डायरेक्शन देता है। तो टॉर्क किसके बराबर होता है? टॉर्क बराबर होता है r क्रॉस f। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम यूज करते हैं तो उस टाइम कौन सी हमें क्वांटिटी आ जाती है? दैट इज साइन थीटा। तो टाउ आ जाएगा बराबर rf साइन थीटा, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन, क्योंकि r एंड f के दरमियान क्रॉस है तो एंगल किसके दरमियान होगा? आर एंड एफ, दैट इज थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ। और टाउ का मतलब क्या है? टाउ का मतलब है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू आर परपेंडिकुलर एफ के होगा, या टाउ इज कॉल्ड एफ परपेंडिकुलर इनटू आर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि हम कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। अगर आपको एक वेक्टर दिया होगा आर वेक्टर, ये दिया होगा पोजीशन वेक्टर, और फोर्स ये दिया होगा, आपको इसको कैसे करना है? दैट इज आर क्रॉस एफ, आपको ऐसे करना है। यानी जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट आप मेरी चैनल पे भी देख सकते हो, इसका 5 मिनट का वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है। अगर आपको एक न्यूमेरिकल आ जाएगा, जो मैंने उसमें भी गैस पेपर में भी शायद मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था टॉर्क पे, तो वो आप कर लेना। वहां पे एक मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया हुआ था, वहां पे आर वेक्टर दिया हुआ है, एफ वेक्टर दिया हुआ है, फिर आपको वहां से टॉर्क निकालना है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इसके बाद अगर आप अभी तक पढ़ते थे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम के लिए आप ये टर्म डिफाइन करते थे कि अगर नेट फोर्स 0 होगा तो उस कंडीशन में आप बोलते थे इक्विलिब्रियम, कि वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। यानी अगर एक सिस्टम में नेट फोर्स 0 होगा उसको आप बोलते थे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अब आपको क्या डिस्कस करना है यहाँ पे? अब आपको क्या डिफाइन करना है यहाँ पे? दैट इज अगर एक बॉडी पे नेट टॉर्क 0 होगा तभी वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो दोनों कंडीशन होनी चाहिए, एफ नेट 0 और टॉर्क टोटल, मतलब नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए? नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, तभी वो सिस्टम किस में होगा, तभी वो बॉडी किस में होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक एग्जांपल, आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने ली हुई है, तो आपको इसको कैसे लेना है? यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल देख लीजिए। देखो मैं इस पार्टिकल पे यहाँ से 10 न्यूटन दे रहा हूँ, यहाँ से 20 न्यूटन दे रहा हूँ, और ऊपर से कितना फोर्स दे रहा हूँ? ऊपर से मैं इसको फोर्स दे रहा हूँ 30 न्यूटन। तो टोटल देखो ऊपर से 30, नीचे से यहाँ से 10 और यहाँ से 20, कितना हो गया? 30। तो ऊपर से 30, नीचे से 30, तो टोटल फोर्स कितना है? टोटल फोर्स जो आपका यहाँ पर है दैट इज नेट फोर्स आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर से भी 30 है, नीचे से भी 30 है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि x, अगर हम यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करें, यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ से 10 है, यहाँ से 20 और ऊपर से 30 है, तो टोटल फोर्स, यानी फोर्स यहाँ पे कितना बन जाएगा? फोर्स यहाँ पे बन जाएगा तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। लेकिन जब हम x कैलकुलेट करेंगे, x कैलकुलेट के बाद अगर हम टॉर्क निकालें तो टॉर्क की कुछ वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये कुछ रोटेट करेगा, ये यहाँ पे रोटेट करेगा। तो दोनों अगर अगर एफ नेट 0 होगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि टॉर्क भी 0 होगा, लेकिन जब टॉर्क 0 होगा तो एफ नेट भी 0 होगा। तो टोटल मतलब एफ एक्सटर्नल एफ नेट का फोर्स मतलब ये नहीं होना, मतलब ये नहीं है कि टॉर्क भी 0 होगा, टॉर्क 0 नहीं भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि फोर्स एफ नेट 0 होगा तो टॉर्क भी 0 होगा, टॉर्क 0 में भी हो सकता है, मे नॉट भी हो सकता है। फिर रिलेशन हम देखेंगे किसके दरमियान, दैट इज बिटवीन टॉर्क एंड अल्फा, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो जब आप लीनियर मोशन में डिस्कस करते हो कि फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। यानी फोर्स पहले हम डिस्कस करते थे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे हम उसी एफ को टॉर्क बोलते हैं,
उस m को यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं और a को बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू आई इंटू है, वहां पे होता है f इज इक्वल टू m इंटू है। वहां पे m के बदले यहाँ पे हम लेते हैं m के बदले i, क्योंकि वहां पे मास लेते हैं, यहाँ पे हम उसी मास को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे हमें टॉर्क एफ नेट कितना मिल जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर आपको एक पुली दी गई होगी, पुली के केस में आप कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, आर इंटू अल्फा। यहाँ पे अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी होगी, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल एफ नेट बाय मास, टोटल मास। और यहाँ से आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो और ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो। इतनी फार्मूलाज क्यों दी है मैंने यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग वैल्यू दी हुई होगी। कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होगा, कभी रेडियस दिया होगा, कभी टोटल मास दिया होगा। तो यहाँ पे देखोगे आप, यानी ट्रांसलेशनल मास प्लस रोटेशनल मास, यानी जब दोनों यहाँ पे क्या होगा, देखो जब मास भी मूव कर रहा होगा और ये पुल्ली भी मूव कर रही होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्रांसलेशन मोशन भी, रोटेशनल मोशन भी। तो यहाँ पे आपको लेना है एफ नेट डिवाइडेड बाई मास ऑफ ट्रांसलेशन मोशन टू द मास ऑफ रोटेशनल मोशन। ऐसे आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, देखो वहां पे अगर हम लीनियर मोशन की तरफ चलेंगे, वहां पे हम डिस्कस करते हैं दैट इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम दैट इज वो किसके बराबर, दैट इज पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं, एल से। एल हमें बराबर होता है दैट इज एम इंटू आर क्रॉस वी। या अगर हम एम को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा आर क्रॉस एम इंटू वी। और एम इंटू वी के बदले हम पी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर क्रॉस पी। तो यहाँ पे मॉड ऑफ एल इज इक्वल टू एम परपेंडिकुलर इंटू वी। यहाँ पे हम या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट एल इज इक्वल टू वी आर परपेंडिकुलर, वी आर परपेंडिकुलर। यहाँ पे अगर हम इस क्रॉस को खत्म करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के बदले साइन आता है, दैट इज एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। ये इसकी पूरी फॉर्मूला बन जाती है। और इसका यूनिट क्या मिलता है हमें, दैट इज यूनिट इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड। इसके डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। और वेक्टर क्वांटिटी है ये, एंगुलर मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। एल इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एल इज परपेंडिकुलर टू वी। और इसकी भी डायरेक्शन हम कैसे देते हैं, डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पे आप ये ध्यान रख लीजिए कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो वहां पे ऑलवेज क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम कब कांस्टेंट रहता है या कंजर्व रहता है, तो वो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कंजर्व रहता है। यानी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट या कंजर्व कहेंगे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एल इज कॉल्ड आई इंटू ओमेगा। कैसे, देखो आप क्या करते हैं, आप करते P इज इक्वल टू एम इंटू वी। यहाँ पे P के बदले L आएगा, क्योंकि वहां पे एंगुलर मोमेंट है, यहाँ पे वहां पे लीनियर मोमेंट है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंट है। L देखो आप डिस्कस करते हैं वहां पे P इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो M के बदले I आएगा, V के बदले वेलोसिटी के बदले एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा, दैट इज ओमेगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा L इज इक्वल टू आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो क्या होना चाहिए, कंजर्वेशन की कंडीशन क्या होगी, जब टाउ देखो टाउ किसके बराबर होता है, डी एल बाई डी टी। जैसे आप न्यूटन सेकंड लॉ डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे आप टाउ कैसे डिफाइन करोगे, टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो डिफरेंशिएशन किसकी जीरो होती है, डिफरेंशिएशन जीरो होती है, टाउ कब जीरो बनेगा, जब डिफरेंशिएशन, इस टर्म की डिफरेंशिएशन जीरो बनेगी। डिफरेंशिएशन उसी की जीरो होती है जो कांस्टेंट होता है, तो डी एल बाई टी टी, तो यहाँ पे एल कांस्टेंट होना चाहिए, तभी इसकी डिफरेंशिएशन जीरो बनेगी, तो टाउ जीरो बनेगा। तो कंडीशन ये दैट इज एल कांस्टेंट आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ओमेगा क्या बन जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर ओमेगा डाउन होगा तो आई आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। ये यहाँ पे आप सारा जितना भी एंगुलर मोमेंटम के लिए लिख सकते हो, या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद जो हमारा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आता है दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको हम किस में भी डिस्कस करते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं वर्क एनर्जी। तो अगर हम वर्क एनर्जी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वर्क एनर्जी हम किस केस में डिस्कस करना है, हमें यहाँ पे हमें रोटेशनल मोशन में वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस करनी है। लेकिन वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में हम सिंपली हम रोटेशनल मोशन, ये लीनियर मोशन में हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम।
देखो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके बराबर होती है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये इसका स्टेटमेंट होता है, दैट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू द, या टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको काइनेटिक एनर्जी आपको पता हो, दैट इज हाफ ऑफ, इन केस ऑफ लीनियर मोशन, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ एम के बदले आ जाएगा आई, और वी के बदले आ जाएगा ओमेगा, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी होती है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो ओमेगा लेते हैं। तो क्या बनता है? हाफ ऑफ, वहां पे हम लेते हैं हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे हम लेते हैं हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एम के बदले आई आ जाएगा और वी के बदले ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं दैट इज हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर, यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। वर्क डन किसके बराबर होता है? दैट इज वर्क डन इज इंटीग्रल ऑफ टी डॉट थीटा। वहां पे आप वर्क डन कैसे डिस्क्राइब करते हो? दैट इज वर्क डन इज कॉल्ड एफ डी थीटा, इंटीग्रल ऑफ एफ डी थीटा। और पावर आप कैसे डिस्क्राइब, देखो वहां पे आप डिस्कस करते हो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी थीटा, लेकिन एफ के बदले हम यहाँ पे क्या लेंगे? क्योंकि वही एफ यहाँ पे टॉर्क बन जाता है, तो वर्क डन किसके बराबर बन जाएगा आपका? वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टाउ डी थीटा। और पावर किसके बराबर होगा? दैट इज टाउ इंटू ओमेगा। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन हम किसको बोलते हैं? रोलिंग मोशन हम बोलते हैं कि जब ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन एक ही बॉडी में होती है। देखो, अगर ये बॉडी मूव होगी तो ये कैसे मूव होगी? लीनियरली मूव होगी, तो इसमें हम बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशन। अगर एक बॉडी रोटेट करती है, जो मैंने स्टार्टिंग लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बोला था, उसको हम बोलते हैं प्योर रोटेशन। अगर एक बॉडी रोटेट भी करती है, ट्रांसलेट भी करती है, ट्रांसलेशन मोशन भी करती है, जैसे एक बॉल घूमती भी है, एक अगर आपने फुटबॉल भी देखो या कोई भी बॉल, एक तो वो घूमती है, रोटेशन मोशन आ गई, और वो चलती भी है, यानी ट्रांसलेट, वो मूव कैसे करती है? ट्रांसलेट लीनियरली मूव करती है, तो उसमें ट्रांसलेशन मोशन भी होती है, रोलिंग मोशन भी होती है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा आपको प्योर रोलिंग मोशन पढ़ना है यहाँ पे। तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन इज इक्वल टू रोलिंग मोशन। यहाँ पे हमने एक दो क्वेश्चन लिए हुए, देखो ये किसका केस है? ये लीनियर मोशन का केस है। अगर एक बॉल कैसे मूव कर रही है? ऐसे ही मूव कर रही है, यानी वो रोटेट नहीं कर रही है, तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी? उसकी वेलोसिटी होगी v। अगर हम रोलिंग मोशन की बात करेंगे तो उस टाइम उसकी कितनी होगी वेलोसिटी? दैट इज r इंटू ओमेगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल कितनी बन जाएगी? प्योर रोटेशनल, प्योर रोलिंग। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन इज इक्वल टू रोलिंग मोशन। वो भी कौन सी रोलिंग? प्योर रोलिंग। तो v कितना, टोटल कितना? v इज इक्वल टू, तो इसका v किसके बराबर आ जाएगा? r ओमेगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये तो दोनों डायरेक्शन में सेम है। देखो, ये r ओमेगा, ये भी ये यहाँ पे v है, दोनों सेम एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दोनों जब सेम है तो 2v आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इस केस की, देखो यहाँ पे इस पॉइंट की कितनी वेलोसिटी है? दैट ये इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। यहाँ पे ये केस, यहाँ पे रोलिंग मोशन का केस है ये वाला, यानी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ये रोलिंग मोशन वाला केस है। तो ये किसकी वेलोसिटी है? ये ट्रांसलेशन की वेलोसिटी है। और ये किसकी वेलोसिटी है? ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो नेट कहाँ पर आ जाएगी? √2v आ जाएगी, ये यहाँ से नेट आ जाएगी। देखो यहाँ पे वेलोसिटी कहाँ की तो और है? ट्रांसलेशन मोशन की, ये इसकी डायरेक्शन यहाँ की ओर है, लेकिन रोटेशन मोशन में यहाँ की ओर है। तो v यहाँ की ओर है और एक डायरेक्शन यहाँ की ओर है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 0 होती है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम होती है, और ये पॉइंट यहाँ पे √2v होता है, और यहाँ पे भी √2v होता है, क्योंकि एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा ट्रांसलेशन का, और रोटेशनल का यहाँ की ओर आ जाएगा, दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम है तो इसका एक रिजल्टेंट कंपोनेंट आ जाएगा, वो इसके अलॉन्ग आ जाएगा, दैट इज √2v। जनरल केस अगर हम लेंगे किसी भी अल्फा या बीटा एंगल पे होगा, तो वहां पर हम कैसे डिस्कस करेंगे? तो यहाँ पे v कितना होगा? v इज इक्वल टू 2v cos ऑफ अल्फा बाय 2, यानी कितना एंगल होगा? या अगर हम यहाँ इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, किसी भी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, दैट इज v डैश आ जाएगा 2v साइन ऑफ बीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ एंगल ऊपर है, यहाँ पे एंगल नीचे है। यहाँ पे बीटा बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा बाई 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे किस में चेंज आती है? यहाँ पे कॉस और साइन में चेंज आती है। तो यहाँ पे आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो ये थी कुछ स्लाइड जो हमने
डिस्कस की यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे कर सकते हो। तो लास्ट में आपको यही कहूंगा, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक। लास्ट में आप इसको सब्सक्राइब कर दे जुड़े रहने के लिए।